कैसे हो बच्चों। स्वागत है फिर से आपका सोहेल एकेडमी के चैनल में, जहां बच्चे रटकर नहीं समझ कर पढ़ते हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, 10th क्लास के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आ जाइए सब लोग। चलिए बच्चे, जो आपका चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन से पहले आपको समझना पड़ेगा कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। आपने चैप्टर छोटी क्लासेस में पढ़ा चेंजेस अराउंड अस। तो चेंजेस में आप लोगों ने दो तरीके के चेंजेस पढ़े, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज वो होता है जब कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है ना। जैसे हमने एक लकड़ी के पीस को दो हिस्सों में तोड़ दिया तो कोई नया सब्सटेंस तो बना नहीं। जब नया सब्सटेंस नहीं बना तो ऐसे चेंज को, ऐसे बदलाव को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज बोलेंगे। फिजिकल चेंज में और क्या आ सकता है? किसी पेपर को आपने फोल्ड करा तो फोल्ड करने के बाद उसे दोबारा से ओपन कर सकते हैं और कुछ नया नहीं बना तो उसमें हम बोलेंगे कि वो फिजिकल चेंज है। पेपर को हमने फाड़ दिया या पेपर को हमने काट दिया, वो भी क्या माना जाएगा? फिजिकल चेंज माना जाएगा। तो पहली डेफिनेशन तो ये होती है कि कोई भी नया चीज नहीं बन रहा। अगर कोई नई चीज नहीं बन रहा तो हम बोलेंगे फिजिकल चेंज है। ठीक है। दूसरा, यहाँ एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। फिजिकल चेंज में एनर्जी का ना तो गेन होता है और ना ही लॉस होता है। ना तो आपको एनर्जी निकलते वक्त दिखेगी और ना ही आपको एनर्जी एब्जॉर्ब होते हुए समझ में आएगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? जैसे पेपर को जब हमने फाड़ा तो वहां पे कोई एनर्जी का लॉस या गेन नहीं हुआ, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस और गेन नहीं हुआ। लेकिन जब हम पेपर को जलाते हैं तो आप देखोगे कि हीट निकलती है। जब हम पेपर को जलाएंगे तो हीट निकलता है, वहां पे एनर्जी क्या हुआ? एनर्जी प्रोड्यूस हुई या एनर्जी इवॉल्व हुई, एनर्जी निकली वहां पर। तो जब पेपर को जलाएंगे तब वो क्या माना जाएगा? केमिकल चेंज माना जाएगा। सिंपल। तो सबसे पहले लिखो फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में हमने कहा कि कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता इसमें। ठीक है, यहां पर नया सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंस विद न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। कह रहे हैं यहाँ पे नया सब्सटेंस बनता है और जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी बदल जाती है। स्पेशली केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकली भी बदलती है लेकिन हम बात करेंगे केमिकली का। ठीक है। अच्छा, मैं और एग्जांपल बताता हूँ केमिकल चेंजेस के। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं? जैसे कि फ्रूट का पकना। ठीक है ना, फ्रूट का पकना। तो जब फ्रूट पक जाता है तो उसमें कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, एस्टर होता है, जिसकी वजह से मान लो पक गया वो। अब वो पक गया, अब उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। मतलब पका हुआ जो फ्रूट है वो दोबारा से कच्चा नहीं हो सकता। ऐसी पका हुआ जो खाना है वो भी दोबारा से क्या नहीं हो सकता? कच्चा नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर खाना एक बार डाइजेस्ट हो गया, मतलब अगर मान लो स्टार्च जो है वो ग्लूकोज में चेंज हो गया तो फिर से दोबारा से वो नहीं चेंज हो सकता। वापस डाइजेस्टेड फूड दोबारा से अनडाइजेस्टेड नहीं हो सकता। और एग्जांपल क्या बोल सकते हैं? बर्निंग ऑफ पेपर। बर्निंग ऑफ पेपर, एक बार पेपर को जला दिया तो राख बन गया, ऐश बन गया। जब राख बन गया तो क्या होगा? वो रिवर्स नहीं हो सकता वो प्रोसेस। तो वो भी एक और कंडीशन। एक तो ये हो गई कंडीशन कि न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा तो हम फिजिकल चेंज बोलेंगे और न्यू सब्सटेंस बनेगा तो हम केमिकल चेंज बोलेंगे। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि जो फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। मतलब आमतौर पर वो रिवर्स हो जाते हैं। जैसे हमने रबड़ को स्ट्रेच किया तो उसकी लेंथ में चेंज आ गया। लेंथ में चेंज एक तरीके का वो भी चेंज है, लेकिन अगर हम उसे छोड़ देते हैं तो वो दोबारा से क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। जैसे आइस को हमने पिघला दिया, आइस को हमने मेल्ट कर दिया। आइस को मेल्ट करने के बाद क्या होगा? अगर हम उसे दोबारा से जमाना चाहें तो दोबारा से हम उसे जमा सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर रिवर्स कर सकते हैं हम किसी प्रोसेस को तो हम उसे फिजिकल चेंज बोलेंगे, उसे केमिकल चेंज नहीं बोलेंगे।
ठीक है। और केमिकल चेंज में ऐसे चेंज जो रिवर्स नहीं हो सकते, जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बताया, अगर फ्रूट एक बार पक गया तो दोबारा से कच्चा नहीं हो सकता, कुक्ड फूड, पका हुआ खाना दोबारा से कच्चा नहीं हो सकता, और आपका डाइजेस्टेड फूड दोबारा से अनडाइजेस्टेड नहीं हो सकता। तो यहां पर क्या लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे, फिजिकल चेंजेस आर मोस्टली रिवर्सिबल। और यहां लिखेंगे केमिकल चेंजेस आर मोस्टली इरिवर्सिबल। क्लियर। तीसरी बात, यहां पे एनर्जी का कोई लॉस और गेन नहीं होता। फिजिकल चेंज में एनर्जी ना तो इवॉल्व होती है, ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। हाई अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में ना तो एनर्जी इवॉल्व होती है, ना ही एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। लेकिन केमिकल चेंज में एनर्जी क्या होती है, जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो आप देखोगे किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होएगी या तो फिर क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। आगे के एग्जांपल्स में हम लोग देखेंगे भी, जितने भी केमिकल रिएक्शंस देखेंगे या केमिकल चेंजेस देखेंगे, वहां पे दो चीजें होंगी, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी या तो एनर्जी रिलीज होगी। तो यहां बोलेंगे नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी, और यहां पे लिखेंगे लॉस और गेन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस। ठीक है बच्चों। अच्छा, फोर्थ क्या होगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज में जो प्रोडक्ट बनेगा, जो एंड प्रोडक्ट बनेगा, जो भी करने के बाद, फिजिकल चेंज करने के बाद या केमिकल चेंज करने के बाद जो भी बनेगा, आप देखोगे कि फिजिकल चेंज में उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बदलेंगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बदलेंगी। तो वहां पर कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं चेंज होती। और आपने देख लिया, प्रोडक्ट आर आइडेंटिकल टू रिएक्टेंट इन केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिकल टू द रिएक्टेंट। अभी हम इनके बारे में भी समझेंगे, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बारे में। प्रोडक्ट आर आइडेंटिकल टू द रिएक्टेंट इन केमिकल प्रॉपर्टीज, इन केमिकल प्रॉपर्टीज। और यहां लिखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस चेंज, प्रोडक्ट इज डिफरेंट देन रिएक्टेंट। तो बच्चों, शुरुआत में जो हमने लिया, शुरुआत में जो भी हमने रिएक्टेंट लिया, शुरुआत में जो चीज हम लेते हैं उसे रिएक्टेंट बोलते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज अभी आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था कि एयर के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा कोई सब्सटेंस, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज आता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीजें, उसका हार्डनेस है ना, सॉफ्टनेस, ये सारी चीजें फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है। ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी उसकी क्या होगी, पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। तो अब आप क्या, मैंने आपको फिजिकल और केमिकल चेंज इसलिए बताया कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, अब आपका चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ नया सब्सटेंस बनता है, एनर्जी का लॉस और गेन होता है और वो रिवर्स नहीं हो पाता। आमतौर पर मैंने लिखा मोस्टली इरिवर्सिबल, आमतौर पर वो रिवर्स नहीं हो पाता और वहां पे केमिकल प्रॉपर्टी भी बदल जाती है। एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस जो है वो फ्यूल की तरह, वो ईंधन की तरह इस्तेमाल की जाती है। रॉकेट में ज्यादातर इस्तेमाल होती है और कुछ हाई परफॉर्मेंस कार में होती होगी, बट रॉकेट के अंदर हाइड्रोजन फ्यूल का, स्पेस में जो रॉकेट भेजते हैं उसमें हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं सब्सटेंस बताता हूँ, ऑक्सीजन, O2। ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ गैस। ऑक्सीजन का काम है, एक तो हमारा रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन मतलब हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी रिलीज होती है ऑक्सीजन की मदद से, और ऑक्सीजन जो है वो कंबशन को सपोर्ट करता है। कंबशन का मतलब जब कोई चीज हम जलाते हैं
तो जब हम जलाते हैं तो बिना ऑक्सीजन के कोई चीज नहीं जलती। ये एक्सपेरिमेंट आपने छोटी क्लासेस में करा था। मोमबत्ती को जलाकर अगर हम उसको ऊपर से ग्लास से ढक दे तो थोड़ी देर बाद वो बुझ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो गई तो कंबशन नहीं हो पाएगा। ईंधन होते हुए भी, मतलब फ्यूल होते हुए भी वहां कैंडल है, वैक्स है, फिर भी आग नहीं जलेगी क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। तो मैंने बात करी हाइड्रोजन, जो कि एक फ्यूल है, एक ईंधन है जिसे जला करके आप एनर्जी रिलीज कर सकते हो। और ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है, कंबशन को सपोर्ट करता है, जलने को सपोर्ट करता है, सिंपल। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलाया जाता है, तो मैं यहां लिखूं हाइड्रोजन H2 प्लस ऑक्सीजन, छोटी क्लासेस में मॉलिक्यूल के और कंपाउंड के फॉर्मूले आपने पढ़ लिया, तो इससे बनता क्या है H2O। बैलेंस अगर कर दूं मैं इसे तो इस तरीके से कुछ, तो मैंने कहा ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है जो कि एक फ्यूल है, जो कि क्या है, फ्यूल है। और यहां मैंने बात करी ऑक्सीजन की, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन जो है सपोर्ट्स कंबशन, सपोर्ट्स कंबशन, कंबशन को सपोर्ट करता है, जलने को सपोर्ट करता है। लेकिन बच्चों इन दोनों एलिमेंट से, इन दोनों एलिमेंट से बनता क्या, इन दोनों एलिमेंट से बनता है वाटर, जो कि क्या करता है, आग को बुझाता है। अगर हम आग पर पानी डालें तो बुझ जाता है, सप्लाई ऑक्सीजन की कट हो जाती है। तो आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, तो बिल्कुल नया सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होती है। वाटर की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग हो गई या नहीं हो गई। तो केमिकल चेंज का मतलब हुआ जब ऐसा नया सब्सटेंस बने, रिवर्सिबल ना हो और उसकी प्रॉपर्टी पूरी तरीके से बदल जाए, उसके जो गुण थे वो पूरी तरीके से बदल जाते हैं, तो हम कहते हैं कि वहां पर कोई केमिकल चेंज हुआ। और जहां पर भी कोई केमिकल चेंज हुआ वहां पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई होगी, ठीक है ना, वहां पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई होगी। अब जरा इंपॉर्टेंट बात यह है, नोट करने वाली बात तो यह है कि केमिकल चेंज में होता क्या है। तो बच्चों केमिकल चेंज में पुराने बॉन्ड्स, जो एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बने हुए थे, वो पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। तो कह रहे हैं केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ विच एग्जिस्ट बिटवीन द एटम ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। तो कह रहे हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है उसमें पुराने बॉन्ड्स टूट जाते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। तो यहां पे नोट करके लिख लोगे आप, केमिकल रिएक्शन involves breaking of old bonds between the reactant elements and formation of न्यू बॉन्ड्स, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जैसे हमने हाइड्रोजन लिया, तो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है H2, दो हाइड्रोजन जो हैं वो क्या हो रखे हैं, यहां पर वो यहां पर बॉन्ड बनाया हुआ है उन्होंने, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब जब वाटर बनता है तो हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो टूटता है ना, और यहां से भी बॉन्ड टूटता है और नया जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन इससे इस तरीके से जुड़ गए। तो मैंने क्या कहा, पुराने बॉन्ड्स टूट गए, जो दो एलिमेंट के बीच में पुराने बॉन्ड्स थे, दोनों एक दूसरे से कंबाइन हो रखे थे, दोनों एक दूसरे से जुड़ रखे थे। बॉन्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, एलिमेंट्स कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाते हैं। मॉलिक्यूल जब सेम टू सेम एलिमेंट जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल बोलते हैं, और जब अलग अलग एलिमेंट जुड़ते हैं तो कंपाउंड बोलते हैं। तो यहाँ पुराने जो इन दोनों के बीच में बॉन्ड था, एक तरीके का समझौता था, साझा था, वो टूट गया और नया बॉन्ड बन गया। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, क्यों उसने बॉन्ड को तोड़ करके नया बॉन्ड बनाया, इसके बारे में भी डिटेल में बड़ी क्लासेस में पढ़ना है, लेकिन यहां पर भी मैं बताता हुआ चलता हूं कि ये जो बॉन्ड टूटा,
टूटने पर जो एनर्जी रिलीज हुई, टूटने पर जो एनर्जी रिलीज हुई और बनने में, यहां पर बनने में, बॉन्ड टूटने में बनने में दोनों में एनर्जी लगती है। तो यहां जो बॉन्ड टूटा उसमें एनर्जी ज्यादा निकली और नए बॉन्ड को बनने में एनर्जी कम इस्तेमाल हुई। तो जहां पर कम एनर्जी इस्तेमाल होती है तो बॉन्ड वहीं पर बनता है। तो नए जो पुराने बॉन्ड्स थे उसको टूटकर जो एनर्जी निकली उससे कम एनर्जी में ही हमारा काम चल गया, यहाँ पर हमारे जो नए बॉन्ड्स बन गए। तो एनर्जी यहाँ पर क्या हुआ, जो एनर्जी ज्यादा पहले लग रही थी अब वो एनर्जी कम हो गई, अब कम एनर्जी में ही बॉन्ड्स बन गए। तो एनर्जी का ही खेल है यहाँ पर। बड़ी क्लासेस में डिटेल में समझाऊंगा, आगे की क्लासेस में भी जो होंगी उसमें भी समझाऊंगा कि पुराने बॉन्ड्स टूट गए और नए बॉन्ड्स बन गए। ठीक है। अच्छा, एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डज नॉट चेंजेस इनटू द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। कह रहे हैं एटम नहीं बदलता, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं बन जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट बदल जाते। रीअरेंजमेंट, पहले किस तरीके से अरेंज थे और अब किस तरीके से अरेंज है। पहले देखो इस तरीके से अरेंज थे और अभी इस तरीके से अरेंज थे। एक्चुअल में यहां पर हमें 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा और 1 ऑक्सीजन का और 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है ना, मैंने यहां बैलेंस करके दिखाया हुआ था। तो नोट करने की बात क्या है, नोट करने की बात है आपका, ठीक है, कह रहे ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंजेस इनटू द एटम ऑफ अदर एलिमेंट। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन atoms of one element does not change into the atom of other element. Only rearrangement मैं बोल रहा हूं, सुन लो, rearrangement takes place। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना ये चाहता हूं कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन नहीं बन जाता। सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, जैसे हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे अब वो बदल करके ऑक्सीजन से जुड़ गए, सिर्फ यही हुआ। ठीक है ना। तो अब हम इसको डिफाइन कर लें, केमिकल रिएक्शन को डिफाइन कर लें। तो केमिकल रिएक्शन को अगर हम डिफाइन करते हैं तो कैसे करेंगे, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद न्यू फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, द प्रोसेस इन विच new substance is formed with new physical and chemical properties। ये मैंने आपको बता ही दिया बच्चों कि कैसे, मैं क्यों कह रहा हूं कि प्रॉपर्टी बदल जाती है, नया सब्सटेंस बनता है। तो मैंने आपको बता दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर बनता है और वाटर की प्रॉपर्टी इन दोनों की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होती है। ये एक ईंधन है, ये आपका कंबशन को सपोर्ट करता है, जलने को सपोर्ट करता है, और ये क्या करता है, जलने को बुझाता है, मतलब आग को बुझाता है। तो प्रॉपर्टी अलग हो गई या नहीं हो गई। दोनों गैसेस थे और ये क्या है, लिक्विड है। ये दोनों गैसेस थे और ये क्या है, लिक्विड है। प्रॉपर्टी बदल गई, ये गैस था और वो लिक्विड हो गया, इसकी प्रॉपर्टी अलग और उसकी प्रॉपर्टी अलग। तो इसलिए ये डेफिनेशन हो गई। चलो बच्चों, अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, किसके, केमिकल चेंज के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल लो, एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दिया, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, क्या ये है केमिकल चेंज है।
जब हम पेपर को बर्न कर देंगे तो ऐश बनेगा, राख बनेगा, है ना, उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट का पकना, फ्रूट का पकना, एक बार फ्रूट पक गया तो दोबारा से रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक है ना। तीसरा, डाइजेशन ऑफ फूड, खाना डाइजेस्ट हो गया, जब खाना डाइजेस्ट हो गया तो अब वो दोबारा से अनडाइजेस्टेड नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। 4 आपका है कुकिंग ऑफ फूड, खाने को क्या कर दिया हमने, कुक कर दिया, खाने को हमने पका दिया, अब वो क्या नहीं हो सकता, दोबारा से कच्चा नहीं हो सकता, ठीक है। 5th कोई बताना चाहेगा? अगला है 5th आपका, मान लो रस्टिंग, रस्टिंग आपको पता ही होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब होता है जंग लगना, तो लोहे में एक बार जंग लग गया तो दोबारा से वो ठीक नहीं हो सकता, दोबारा से उस प्रोसेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है, दोबारा से मेटल ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, एकदम प्योर फॉर्म में हम मेटल को ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। छठा, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, बचपन में आप लोगों ने पढ़ा, कर्डलिंग ऑफ मिल्क मतलब दूध से दही बनना, एक बार दूध से दही बन गया तो दोबारा से दही से दूध नहीं बन सकता, प्रोसेस दोबारा से रिवर्स नहीं हो सकता। 7वां, रेस्पिरेशन, अगर एक बार इंटरनल रेस्पिरेशन हो गया, मतलब जो ग्लूकोज था C6H12O6 वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया और CO2 और H2O और एनर्जी बन गई, तो दोबारा से ये प्रोसेस रिवर्स नहीं किया जा सकता, ये दोबारा से ये जो प्रोसेस है वो रिवर्स नहीं हो सकता, इसको हम बैलेंस कर देते हैं। ये प्रोसेस रेस्पिरेशन का, जब क्या होता है, ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे सेल तक पहुंचता है और ग्लूकोज से कंबाइन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। ये सारे प्रोसेस जो हैं वो इरिवर्सिबल है। एनर्जी देखो यहाँ पे एनर्जी निकल रही है ना, मैंने कहा था ना कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज होता है तो वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, बाकी जगहों पर भी होती है, ऐसा नहीं है, बाकी जगहों पर भी होती है, लेकिन आप उन चीजों को महसूस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन इसको आप केमिकल रिएक्शन के दौरान आप देख पा रहे हो इसे कि यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी से तो क्या करते हैं, उसी एनर्जी से तो हम लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है, उसी एनर्जी से हम लोग वर्क करते हैं। कोई और एग्जांपल्स भी हो सकते हैं, डाइजेशन भी लिख दिया मैंने, सारी चीजें। अब एक नेक्स्ट चीज लिखो, रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट तो बहुत इजी सा है ये, ठीक है। रिएक्टेंट किसे बोलते हैं हम लोग, सबसे पहले रिएक्टेंट जो सब्सटेंस इनिशियली लिया जाता है, जो हमने शुरुआत में लिया, दही बनाने के लिए हमने दूध लिया तो वो हमारा रिएक्टेंट माना जाएगा, है ना। अभी वाटर बनाने के लिए हमने क्या लिया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया था, तो उसे हम रिएक्टेंट बोलेंगे, ठीक है। द सब्सटेंस टेकन इनिशियली is called reactant, ठीक है। और प्रोडक्ट जो नया बनता है, द सब्सटेंस, द न्यू सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड is called product। अब देखते हैं बच्चों कि कुछ क्वेश्चंस देखते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के। उससे पहले एक और एग्जांपल बताता हूं आपको मैं। अगर हम सोडियम लें, क्या लें, सोडियम, सोडियम का सिंबल Na, अगर हम सोडियम लें और क्लोरीन गैस लें, इन दोनों की रिएक्शन से सोडियम क्लोराइड बनता है, सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोराइड,
तो बच्चों यहां से भी मैं आपको यही बताना चाहता हूं, सोडियम जो है अगर इंसान के लिए तो पॉइजनस मेटल है, मतलब इसे कंज्यूम नहीं किया जा सकता, इसे खाया नहीं जा सकता सोडियम को, ठीक है ना, पॉइजनस है। और क्लोरीन गैस भी, ठीक है। लेकिन जब दोनों को कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन करने के बाद क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है बच्चों। तो सोडियम क्लोराइड जो है वो कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट जो आप क्या करते हो, आप खाते हो। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि जब कुछ नया सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टी पूरी तरीके से बदल जाती है, इतनी इतनी ज्यादा चेंज आ जाता है कि जो चीज हम पहले कंज्यूम नहीं कर सकते थे, अब ये कंबाइन होने के बाद ऐसी चीज बन गई, नमक बन गया जिसे हम खाते हैं आमतौर पर, ठीक है ना। आमतौर पर हम सोडियम को नहीं खा सकते, सोडियम पॉइजनस होगा हमारे लिए। क्लोरीन हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन दोनों के रिएक्शन से जो नया प्रोडक्ट बना वो हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो आपने देखा प्रॉपर्टी कितनी बदल जाती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पहचानना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पहचानना है, ठीक है। गिव द नेम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, गिव द नेम ऑफ reactant and product, give the name of reactant and product in each of the following. तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस burns in oxygen or air to give water and sulfur dioxide. जो वाटर है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो बर्न होकर के वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, रिलीज करता है। सिंपल, ठीक है। अब आपको इसमें क्या बताना है, आपको इसमें ये बताना है कि क्या रिएक्टेंट है और क्या प्रोडक्ट है। तो इन्होंने क्या बोला कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है उसको हम बर्न करते हैं। तो शुरुआत में हमने क्या लिया, हाइड्रोजन सल्फाइड लिया। अगर हमने शुरुआत में हाइड्रोजन सल्फाइड लिया तो हमारा रिएक्टेंट क्या होगा, हमारा रिएक्टेंट होगा हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। और किसमें जलाया है उसको, एयर में। जब भी केमिस्ट्री में बात करते हैं कि एयर में जला रहे हैं तो एयर का मतलब वहां पर ऑक्सीजन ही होता है, तो हमारा ऑक्सीजन भी इसमें आएगा। तो क्या क्या आपका रिएक्टेंट हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन, ये आपका रिएक्टेंट हो गया। और प्रोडक्ट क्या होगा आपका, प्रोडक्ट तो उन्होंने बोला क्या बनता है उससे, तो उससे बनता है वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो होगा वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, सिंपल, सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरा क्वेश्चन है, कैल्शियम जो कि सॉलिड होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, और वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, इन दोनों को मिलाने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अगर कैल्शियम जो कि एक सॉलिड स्टेट में होता है और वाटर लिक्विड स्टेट में होता है, इन दोनों को कंबाइन करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। और ये होता है आपका सॉल्यूशन फॉर्म में, मतलब दोनों का एक तरीके से सॉल्यूशन बन गया, दोनों मिक्स हो गए। प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलती है। बाद में हम इस हाइड्रोजन गैस के टेस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे चेक करते हैं, क्योंकि गैसेस को तो हम देख नहीं पाते, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पॉज करके आप रोक करके इसे कर भी सकते हो वीडियो में। अगर हम इसका आंसर लिखें तो आप बताओ कि रिएक्टेंट क्या होगा। तो रिएक्टेंट की अगर हम बात करें तो शुरुआत में जो हमने लिया वो रिएक्टेंट होता है हमारा। तो शुरुआत में हमने क्या लिया, शुरुआत में हमने कैल्शियम लिया और वाटर लिया, तो ये दोनों हमारा क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, ठीक है। तो हमने लिया कैल्शियम और क्या लिया हमने, वाटर, ये हमारा रिएक्टेंट है। और प्रोडक्ट क्या है जो बना है, जो बना है वो हमारा प्रोडक्ट होगा। तो प्रोडक्ट क्या है आपका, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और
हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो शुरुआत में जो हमने लिया वो क्या होगा हमारा रिएक्टेंट, और जो हमारा लास्ट में बना वो हमारा प्रोडक्ट होगा। अभी मैं आपको लिखना बाद में सिखाऊंगा कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन कैसे लिखते हैं, लेकिन अभी सिर्फ आपको पहचानना है कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या। आमतौर पर रिएक्टेंट जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड पर होता है और जो प्रोडक्ट होता है वो राइट हैंड साइड पर होता है। ठीक है, ऐसे ही केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं, जो हमने लिया उसे लेफ्ट हैंड साइड पे और बीच में एरो डाल के जो बना वो हम अपना राइट हैंड साइड पर लिखते हैं। एक और छोटा सा क्वेश्चन यहीं पर कर लेते हैं। कह रहे हैं H2O2, ठीक है, H2O2 इसे जब हम क्या करते हैं हीट करते हैं तो H2O और O2 बनता है हमारा टूट करके। ऐसा नहीं बच्चों कि कंबाइन होकर के दो चीजें जुड़कर ही कुछ बनेंगी, एक चीज टूट करके भी दो चीजें बन सकती है, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल डाला इसमें। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हो ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है। ठीक है, इसके बारे में क्या होता है, कैसा दिखता है, वो सब अभी हम नहीं देख रहे इतने डिटेल में नहीं, लेकिन H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जब इसे हीट करते हैं तो वाटर और ऑक्सीजन में बदल जाता है। तो अब हमारा रिएक्टेंट क्या होगा और प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को आंसर देना है। चलिए कल्पना बताइए क्या है हमारा रिएक्टेंट और क्या है हमारा प्रोडक्ट। क्या है हमारा हाइड्रोजन, नहीं इधर से बताओ फॉर्मूला देख करके कौन सा रिएक्टेंट है कौन सा प्रोडक्ट है। ये जो है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये हमारा क्या है, बिल्कुल सही बात है, जो शुरुआत में हमने लिया वो हमारा रिएक्टेंट होता है और बाद में जो बना, पहले आप देख रहे थे एक दो चीजों को मिलाकर एक चीज बन रही थी, लेकिन अभी एक चीज को तोड़ करके दो चीजें बन रही है। तो रिएक्टेंट क्या होगा आपका, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आपका रिएक्टेंट हो गया H2O2, और प्रोडक्ट क्या होगा आपका, प्रोडक्ट होगा आपका वाटर प्लस ऑक्सीजन। सिंपल। तो आज हम यहां तक पढ़ रहे हैं, इसका डेली प्रैक्टिस पेपर आपको व्हाट्सएप पर ही मिलेगा, तो उसके लिए आप क्या करो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो और अपने दोस्तों को भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवाओ जिनको इस वीडियो से हेल्प मिले, डेली प्रैक्टिस पेपर से हेल्प मिले, और हम लोग बाद में अपने क्वेश्चन बैंक से इस पूरे चैप्टर को वन शॉट में रिवीजन भी करेंगे, उसकी भी वीडियो हम इस पर बनाएंगे। ठीक है, सिंपल, इसे उतना उतार लो।